जय हिंद मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैन मैम। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या Very आप good, sir. वेरी गुड। जय गुड हिंद, थैंक यू। मॉर्निंग सर। क्या आप सब मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्क्रीन देख पा रहे हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबसे? यस सर। जी सर। जी हाँ सर। यस सर। चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप सब, कल की क्लास में आपको कितना समझ आया, कितना नहीं आया? अब ये जानने के लिए मैं एक सवाल पूछूंगा। अब क्योंकि आप सब मेरी क्लास में कितनी दिलचस्पी रखते हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर कल पीरियडाइजेशन की हमने डे वन क्लास करी, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे पीरियडाइजेशन से तीन शब्द दिमाग में आते हैं, मैक्रो, मीजो और माइक्रो, तो क्या आप सब इस चीज से सहमत हैं? Affirm, sir. यस सर। चलिए, Yes, ग्रेट। ग्रेट। मतलब कल का जो मेरा क्लास लेने का मकसद था वो यही था कि ये तीन जो वर्ड्स हैं, मैक्रो, माइक्रो, मीजो, ये आपके दिमाग में इनग्रेन हो जाए। अगर आप ये तीन शब्द समझ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप पीरियडाइजेशन समझ गए हैं। ओके, अब हम लोग आज की क्लास की तरफ चलते हैं, विच इज बेसिकली डे टू। अब बिफोर आई गेट ऑन टू माई लेक्चर प्रॉपर, एक छोटा सा मैंने एक इंटरनेट से लिया हुआ एक ग्राफ आप लोगों के सामने अभी पेश किया है। इसमें ये मान लेते हैं कि हमारा कोई भी एथलीट है, नया एथलीट है, उसने अभी अभी शूटिंग शुरू करी है। तो शूटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उसका प्लान बनाऊं। अगर ये जो एक ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप सेंटर में, इसको एक बेस लाइन मान लेते हैं कि मैं डे वन में फॉर एग्जाम्पल एयर पिस्टल शूटर हूं, एंड आई गेट टू द रेंज, आई ड्रॉ माई वेपन एंड आई स्टार्ट शूटिंग। मान लेते हैं मैं 600 में से 500 मारता हूं, तो ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज योर बेस लाइन। अब यहां से कोच का काम शुरू होता है, हम सबका काम शुरू होता है। आप लोग, एक आपको बेंचमार्क मिल गया कि 500 इज दैट बेंचमार्क, तो दिस ब्लैक लाइन जहां बिफोर ट्रेनिंग लिखा है, दिस इंडिकेट्स योर 500। अब एक कोच पीरियडाइज करेगा ट्रेनिंग को, मैक्रो, मीजो, माइक्रो साइकिल्स में प्लान बनाएंगे अपने अपने। उसके बाद हम एथलीट को प्रिपरेटरी फेज में लेके आते हैं, प्रिपरेटरी मीजो साइकिल में। अब क्योंकि हम एथलीट को लोड देंगे, तो लोड देने से जैसा मैंने कल आपको बताया था, स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस से बॉडी में दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, क्योंकि वो बॉडी का कोपिंग मैकेनिज्म है। एंड क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी स्टार्टिंग में। तो लेट्स से आई कम डाउन टू 490, तो जहां पे ट्रेनिंग लिखा है और मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, नाउ दिस इज दैट 490 वाला स्टेज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी मेरी रिकवर कर जाती है। तो जब ग्राफ फिर से ऊपर जाना शुरू होता है, ये मेरा रिकवरी ग्राफ है। एंड आप देखेंगे जहां पे रिकवरी खत्म होती है, जो पिंक कलर से दर्शाया गया है, गुलाबी कलर से दर्शाया गया है, ये वापस आके बेस लाइन पे मेरे को 500 पे ले आती है अपने स्कोर के ऊपर। अब क्योंकि मेरी बॉडी रिकवर्ड है और अब मेरे को कोच ने शूटिंग की नॉलेज दी है, शिक्षा दी है, तो अब मेरी परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी। जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस बेस लाइन से ऊपर जाना शुरू करती है, इसको मैं बोलता हूं सुपर कॉम्पनसेशन फेस। क्योंकि मेरा बेस लाइन अगर पहले 500 था, तो लेट से अब मैं 550 पे चला गया हूं अपने ट्रेनिंग के बाद। एंड अब अगर मैं एक और पैरेलल लाइन, ब्लैक पैरेलल लाइन बना दूं जहां पे मेरा सुपर कॉम्पनसेशन का पीक पॉइंट है, तो नाउ दिस विल बी माय न्यू बेस लाइन। अब मान लीजिए मैं फिर से एज अ कोच अलग अलग तरीके के स्ट्रेसर या नए ट्रेनिंग मेथड्स या नई टेक्निक अपने शूटर पे इंप्लीमेंट करता हूं, तो मेरी परफॉर्मेंस फिर से डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगी। एंड आप देखेंगे पीक परफॉर्मेंस के बाद सुपर कॉम्पनसेशन फेज में मेरी परफॉर्मेंस फिर से नीचे आ रही है। बट ये पूरा जो ग्राफ है, इसको ब्लू से दर्शाया गया है क्योंकि ये मेरे ओरिजिनल बेस लाइन से अभी भी ऊपर है।
अब मेरे को नए स्ट्रेसर्स लाने की जरूरत है एज अ कोच, नई चीजें सिखाने की जरूरत है। अगर मैं फिर से नए स्ट्रेसर्स लाऊंगा, मेरा परफॉर्मेंस नीचे जाएगा, फिर मेरा फिर से रिकवरी होगी एंड माय परफॉर्मेंस विल गो अप अगेन। इसका मतलब है कि अब मेरा सेकेंड सुपर कॉम्पनसेशन फेज आएगा और मैं अब 550 से और ऊपर जाके 560 पे चले जाऊंगा। तो ये एक कोच का काम है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना या परफॉर्मेंस नीचे जाए। दिस इज वेयर वी स्टेप इन, दिस इज वेयर 6 weeks सर्टिफिकेट कोर्स स्टेप्स इन, कि वी अंडरस्टैंड एंड वी आर एबल टू help our athlete to get better. With this as an introduction, I come to the aim of today's class, and the aim is simply to achieve peak performance. जिससे कि मेरी क्लास आसानी और तरतीबवार चले, मैं क्लास को 6 हिस्सों में कवर करूंगा। हिस्सा नंबर 1 में मैं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट वर्सेस स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करूंगा आपसे। सेकंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस प्रिंसिपल या फिर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के बारे में, जो हमने कल भी थोड़ा सा टच अपॉन किया था, आज थोड़ा और डिटेल में टच अपॉन करेंगे। भाग नंबर 3 में हम पीक परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे एंड ये देखेंगे कि पीक परफॉर्मेंस जो है किसी भी एक एलीट एथलीट के लिए भी बहुत टाइम तक मेंटेन करना मुश्किल होता है एंड दैट इज वाई हमें रिकवरी देने की जरूरत होती है। एथलीट को बार बार नए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद भाग नंबर 4 में हम फिटनेस फटीग पैराडिम, आई नो दिस इज अ हाई साउंडिंग इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, बट हम इसे बहुत सिंपल वे में समझेंगे कि ये फिटनेस फटीग पैराडिम होता क्या है। आप में से कुछ लोगों ने बीपेड करा होगा, अपना एमपेड भी हो सकता है करा हो कुछ लोगों ने। तो मेरा मेरा एम ये है कि मैं उस डिटेल में नहीं जाऊं कि आपको बीपेड लेवल का कराऊं, बट पीरियडाइजेशन के लिहाज से जो बेसिक इस कॉन्सेप्ट की समझ होनी जरूरी है कोच के लिए, सिर्फ उतना ही टच अपॉन करूंगा मैं, और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। भाग नंबर 5 में हम देखेंगे कि हम पीरियडाइजेशन की तो बात कर रहे हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं, एंड फाइनली क्या पीरियडाइजेशन एक ही तरीके की होती है या अलग अलग तरीके की पीरियडाइजेशन होती है ऑल टुगेदर। चलिए हम चलते हैं भाग नंबर 1 की तरफ, जो कि है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट वर्सेस स्पेशलाइजेशन की। अच्छा, मेरा क्लास से ये सवाल है अभी कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट और स्पेशलाइजेशन से आप क्या समझते हैं जब हम स्पोर्ट्स की इन पर्टिकुलर बात करते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट क्लास का मल्टीलैटरल तो सर मैनी डायमेंशन में होगा सर, कई कई जो पार्ट होते हैं वो फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। सर्वांगीण विकास, गुड। सर्वांगीण विकास। स्पेशलाइजेशन होता है सर पर्टिकुलर गेम, जो मेरा इवेंट राइफल है तो राइफल के पर्टिकुलर मैं वो अपना वो करूंगा। दुरुस्त सर। वर्सेटाइल डेवलपमेंट, वर्सेटाइल होता है ना जो, वो मल्टीलैटरल होता है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट है, कनाडा का है ये कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट रिलेटेड टू शूटिंग स्पोर्ट्स, जनरली ऑल द स्पोर्ट्स। एक ओटीपी या फिर ऑन द पोडियम स्कीम कनाडा के ओलंपिक एसोसिएशन ने डेवलप करी थी एंड उन लोगों ने ट्रेनिंग को 9 फेजेस में बांटा। पहला फेज जो था वो कोई अनुमान लगा सकता है कौन सी उम्र से शुरू हो रहा था अप्रोक्सीमेटली? 9 to 12. ओके, 10 to 12। और कोई आंसर? 8 to 10। ओके, 8 to 10। गुड। और कोई आंसर? 8 to 11। 6-7 years. ओके, 6-7 years। Sir, 5 to 8. 5 to 8 सर। तो चलिए, मेरा लोएस्ट जो क्लास का बेंचमार्क है वो 5 का है और जो हाईएस्ट गया है वो 12 के आसपास गया है। 2 to 4।
ओके, अब बेंचमार्क और कम हो गया है 2। ओके, इसका आप लोग, यू विल बी शॉक्ड टू नो सम ऑफ यू कि एज लो एज 3 to 4 years दे स्टार्टेड द प्रोग्राम। एंड इसका मुद्दा, जिसको एडोलेसेंट या फिर इन्फेंसी फेज बोलते हैं, ये था कि सिर्फ बच्चे को स्पोर्ट्स के प्रति एक लगाव हो जाए, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट, यस, कि वो एक लाइकिंग डेवलप कर ले स्पोर्ट्स की तरफ। तो उसको ये नहीं बोलना कि स्टार्टिंग से आपने शूटर बनना है या आपने बास्केटबॉल प्लेयर बनना है या आप लोगों ने आइस हॉकी खेलना है, बॉक्सर बनना है। नहीं, आप लोगों को स्पोर्ट्स के प्रति एक जागरूकता, एक लाइकिंग डेवलप करनी है। ये उसका कॉन्सेप्ट का फेस था। तो हम लोग अगर 9-10 साल से शुरू कर रहे हैं, तो ये लोग तो 3-4 साल से ही स्टार्ट कर चुके हैं। एंड इनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से सही है कि स्पेशलाइजेशन बाद में हो जाएगी, पर पहले इंटरेस्ट तो डेवलप करूं। ओके, अब मल्टीलैटरल, जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि एक कोच के लिए बहुत जरूरी है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। देखिए, पहले चाइल्डहुड फेज आता है, चाइल्डहुड फेज के बाद हम लोग जूनियर एथलीट बनते हैं। अगर मैं इक्वेट करूं इसको शूटिंग डोमेन से, तो जूनियर आप लोग 21 के नीचे, लगभग 21 के नीचे सारे जूनियर एथलीट्स माने जाएंगे। एंड इसके बाद सीनियर या फिर मैच्योर फेज आ जाता है। तो ये भी एक पीरियड्स हो गए आपके, एक तरीके से ये भी पीरियड्स हो गए, चाइल्डहुड, जूनियर एंड मैच्योरेशन या सीनियर। तो जो चाइल्डहुड फेज है या शुरुआत का फेज है, इसमें हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट हो। और सिर्फ ऐसा नहीं करें कि उसको हम स्टार्टिंग में शूटर को बोल दें कि आप एयर पिस्टल ही फायर करोगे, या आप रैपिड करोगे, 50 करोगे, या आप पिस्टल छोड़ो आप राइफल ट्राई करो, शॉटगन ट्राई करो। आपने सब चीजों से एक्सपोज कराना है। एंड एक्सपोज कराने के बाद आप देखिए 2 चीजें। पहला, किसमें एक एथलीट की काबिलियत आपको दिखाई देती है, एंड दूसरा, किसमें उस एथलीट को इंटरेस्ट है। जब आपको ये दोनों चीजों का पता लग जाता है, इसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को उसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की तरफ लेके जाना है। एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में मान लीजिए कि एयर पिस्टल में उसकी काबिलियत आपको दिखाई देती है ज्यादा, पर लेकिन वो 50 मीटर करना चाहता है एथलीट, तो आप उसको प्राइमरी इवेंट दीजिए 10 मीटर एंड सेकेंडरी इवेंट दीजिए 50 मीटर। तो इन अ वे आप स्पेशलाइज करवा रहे हैं उसको। ये एक स्पेशलाइज पिस्टल, मतलब एक स्पेशलाइजेशन के अंदर आप उसको सब स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं। एंड जब एथलीट महारत हासिल कर लेता है उस स्पेशलाइजेशन में, मैं अगेन इक्वेट करूंगा हमारे इकोसिस्टम के साथ, एनएससीसी खेल लेता है तो लगभग एक डिसेंट लेवल पे आ गया है एथलीट, फिर उसको हाई परफॉर्मेंस फेज की तरफ लेके जाइए एंड कोशिश करिए कि अब उसका एम होना चाहिए नेशनल स्क्वाड में आने का। तो दिस इज हाउ आप इक्वेट कर सकते हैं इस मॉडल को। इस भाग 1 में किसी भी स्टूडेंट का कोई शक या सवाल? चलिए, कोई क्वेश्चन प्लीज? ओके, अगर चलिए ग्रेट, किसी का कोई शक, प्लीज प्लीज पूछिए। सर एक बार और, सर इसको थोड़ा फास्ट एक बार और दोहरा दीजिए सर। ओके, देखिए सर मुझे एक पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एकदम से उसे 10 के बाद में 50 स्पेशलाइजेशन देना। देखिए, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, समझाने के उदाहरण के तौर पे बताया है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि क्या करना है। मैं आपको सिर्फ मल्टी डेवलपमेंट क्या होती है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है और हाई परफॉर्मेंस क्या होती है, सिर्फ उससे वाकिफ करा रहा हूं मैं। एंड उदाहरण के तौर पे, सिर्फ क्योंकि
पर्सनली मैंने एयर पिस्टल फायर करी है, तो इसलिए मेरा बेंड थोड़ा सा, मतलब वर्ड जो पहले मेरे मुंह से निकलता है वो पिस्टल निकलता है, सिर्फ इसलिए मैंने ये बोला था। बाकी आप 10 कराना है 50 कराना है, ये आप लोग का और आपके स्टूडेंट का डिसीजन है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जी सर, जी क्लियर। मैं जल्दी से 30 सेकेंड्स में एक बार इसका पार्ट 1 का ब्रीफ दे देता हूं फिर से। स्टार्टिंग, जब पहले एक यंग एज से हम स्पोर्ट शुरू करते हैं तो हमें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट करानी चाहिए, एक्सपोजर दिलाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है किसी एक स्पोर्ट के प्रति अपनी लाइकिंग बनाए। जब वो लाइकिंग बना लेता है फिर हमें थोड़ा सा और पुश करना चाहिए एंड उसको बताना चाहिए कि ये इस शूटिंग स्पोर्ट के अंदर ये सारे ओलंपिक इवेंट्स हैं, ये नॉन ओलंपिक इवेंट्स हैं। अब उसकी काबिलियत देखते हुए उसको एक स्पेशलाइजेशन देनी चाहिए। जब वो स्पेशलाइज हो जाए उस फील्ड में, तब हमें और उसको हाई परफॉर्मेंस तक लेके जाना है उसकी सब स्पेशलाइजेशन में। सिर्फ ये था इस मॉडल का मतलब। आई होप अब ये जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया हो। क्योंकि हम भाग 1 समझ चुके हैं, हम चलेंगे भाग नंबर 2 की तरफ। भाग नंबर 2 हमारा है गैस मॉडल या फिर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात करी थी। आज मैं एक ग्राफ की मदद से आप लोगों को ये हांस साली का जो मॉडल था 60s का, उसका जल्दी से टच अपॉन करूंगा। देखिए, जो पीरियडाइजेशन होती है ये हमारी हांस साली के मॉडल के ऊपर कॉन्सेप्चुअलाइज करी गई थी। इन साइंटिस्ट ने सिंपल यही बोला था कि कोई भी बॉडी को अगर आप लोड देंगे या कोई काम करवाएंगे तो बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस को ये मत समझिएगा कि मैं डिप्रेशन वर्ड यूज कर रहा हूं या वैसे, वो वाला स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ बॉडी का रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस। तो एक बॉडी जो है आपका रिएक्शन देगी, ये रिएक्शन है वो स्ट्रेस आपका। अब ये फिजिकल, इमोशनल, मेंटल किसी भी प्रकार का हो सकता है, अलग अलग लोगों के पर्सनालिटीज को ध्यान में रखते हुए। जब आपकी बॉडी इस स्ट्रेस से जाएगी तो आपका शरीर टूटेगा, शरीर टूटेगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी फिर आपकी बॉडी बोले अपनी ईगो पे ले लेगी उस चीज को कि मैं इतना कमजोर या इतनी कमजोर नहीं हूं, और एक रिकवरी करने की कोशिश करेगी। जब वो बॉडी रिकवर कर लेती है और वहां पहुंच जाती है जहां उस बॉडी की पहले क्षमता थी, तो बॉडी, क्योंकि मैंने बोला था बॉडी में ईगो आ गई है, पहले से ज्यादा ऊपर अपने फिटनेस लेवल को लेके जाएगी या अपनी कैपेबिलिटी को लेके जाएगी। एंड अब बेस लाइन को ऊपर से देखेगी बॉडी कि अच्छा मैं इधर था तो मेरे को नीचे कर दिया था, पर अब मैं और स्ट्रांग होके ऊपर आ गया हूं या ऊपर आ गई हूं। तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी के बाद जो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ये सुपर कॉम्पनसेशन फेज में आ गया, अगर मैं इक्वेट करूं पहले ग्राफ के साथ। बट ऐसा हो सकता है कि हर एथलीट डिफरेंट है, हर बॉडी डिफरेंट है, तो किसी ने तो उस स्ट्रेस को कोप अप करके अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लिया, पर किसी का बॉडी मैकेनिज्म इतना ढीठ है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो अभी भी, पहले भी 500 मारता था मैं तो अभी भी 500 ही मार रहा हूं, मेरे को इतना कोच साहब ने इतना सिखाया पर मैं तो अभी भी वहीं का वहीं हूं। इसका रीजन जो है, ये गैस जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं करता, और इसके लिए आगे जाके हम अपना पढ़ेंगे फिटनेस फटीग पैराडिम, और एक एसआरआई मॉडल और है जो कि हमारा रिएक्शन अडेप्टिव इंप्रूवमेंट स्टिमुलस, ये मॉडल होता है। ये एक्सप्लेन करने के लिए उसके बाद बने थे। अगर मैं ये ग्राफ ले लूं तो आप देखेंगे इस ग्राफ पे नंबर है 1 से लेके 4 तक। तो हमारा जो आप देख रहे हैं, पहले सीरियल नंबर 1 की तरफ अगर आप अपना ध्यान लेके जाएंगे ग्राफ पे, तो आप देखेंगे कि ये हमारा बॉडी पे स्ट्रेस आया एंड बॉडी ने अपनी परफॉर्मेंस डाउन कर दी। तो ये जो हमारा है, इसी को हम लोग अलार्म फेज बोलते हैं। ये वो वाला फेज होता है जो एक
कोच स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट करता है। एंड इसके बाद अगर बॉडी ने स्ट्रेस को ठीक तरीके से मैनेज कर लिया एंड बॉडी ने ईगो पे ले ली बात अपनी, तो हम सीरियल नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे और रिकवरी कर्व पे आ जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं देख पा रहे, पहचान पा रहे एज कोच कि जो हमने स्ट्रेस दिया था स्टूडेंट को, वो अभी उसकी बॉडी उस काबिल नहीं है उस कॉन्सेप्ट को जजअप करने के लिए या उस स्ट्रेस को लेने के लिए, तो ये मैल एडजस्टमेंट हो जाएगा और परफॉर्मेंस और नीचे चली जाएगी। तो हम सीरियल नंबर 4 की तरफ आ जाएंगे। यदि अब हम सब अच्छे कोच हैं, मान लेते हैं कि हम एथलीट को सीरियल नंबर 2 की तरफ लेके चले गए, तो सीरियल नंबर 2 के बाद अब देखेंगे कि हमारा जो पहले बेसलाइन था सीरियल नंबर 3 स्टार्टिंग पॉइंट से ज्यादा ऊपर है। नाउ दिस मीन्स कि बॉडी ने ना ही सिर्फ रिकवर करा है पर अपनी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर ली है। एंड दिस इज दैट फेज जिसको सुपर कॉम्पनसेशन फेज कहा गया है इस मॉडल के थ्रू। अब इसके बाद फिर से हम लोग जो है एथलीट को नई तरीके के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। हो सकता है कि मैं 500 से 550 तक सिर्फ अपनी ट्रिगरिंग इंप्रूव करके हो गया। मैं पहले झटका मारता हूँ बहुत ज्यादा, मेरे को समझाया कि नहीं आप ट्रिगरिंग इंप्रूव करो और मैं 550 पे पहुंच गया। नाउ आई नीड एज कोच आई नीड टू मेक माई स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि अब आपकी ट्रिगरिंग ठीक हो गई है लेकिन आपकी थोड़ी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम है। तो अब मेरे को जब ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो मेरी फिर से परफॉर्मेंस 540 की तरफ जाएगी। 540 की तरफ जाती है, मैं ब्रीदिंग सीख लेता हूं ठीक तरीके से, मैं फिर से ऊपर आना शुरू हो जाता हूं और मेरी एक सेकेंड रिकवरी शुरू हो जाती है। इस रिकवरी में अगर आप देखोगे एक व्हाइट कलर का सर्कल जो बनाया गया है विच इज नॉट नंबर्ड, जिसमें कोई अंक नहीं खुदा है, तो आप देखेंगे कि एक जिगजैग सी लाइन बनाई हुई है। कोई बता सकता है मुझे कि ये जिगजैग क्यों बनाया गया है? पर्पल कलर के कर्व में थोड़ा सा जिगजैग बनाया गया है और इसको व्हाइट सर्कल से हाईलाइट किया है। ये क्यों बनाया गया है? सर क्योंकि वो ऊपर नीचे हो रहा है सर, अप डाउन हो रहा है सर। उसकी परफॉर्मेंस में जो डेली रूटीन में परफॉर्मेंस में जो अप डाउन है उसको शो करता है। ये जो आपने एक वर्ड यूज किया ना डेली, मैं यही वर्ड खोज रहा था, इसी का मैं वेट कर रहा था। अगर मैं इसको थ्योरी टर्म्स में बात करूं तो इसी को हम माइक्रो साइकिल बोलते हैं। जो आप डेली बोल रहे हैं ना कि डेली परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे आएगा, 550 से 560 ऐसे नहीं आएगा, 550 से 551, फिर 553, फिर से नीचे 552, फिर 554 की ये जो जंप होगी ऊपर नीचे की, ये दिखाया गया है इससे, इस जिगजैग कर्व से। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही असेस किया है। एंड मेरी इस रिकवरी के बाद मेरी परफॉर्मेंस फाइनली और ऊपर जाएगी। एंड जो फाइनली मैं जो एरो पे देखूंगा, लास्ट में जो एरो बनी है पर्पल अपनी कर्व के, मैं 560 पे आ गया हूं। तो ये हमारा गैस मॉडल है, या फिर जिसको मैंने कल ARE से समझाया था आप लोगों को, अलार्म फेज, रेजिस्टेंस फेज और एग्जॉशन फेज। एग्जॉशन फेज जो है इधर ओवर ट्रेनिंग फेज से आप लोगों को, जो इसमें सीरियल नंबर 4 है, ओवर ट्रेनिंग फेज से दर्शाया गया है। चलिए, ये था हमारा भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में किसी भी स्टूडेंट का कोई शक या सवाल? चलिए, कोई सवाल नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप लोग भाग नंबर 2 भी ठीक से समझ गए हैं। अब हम चलते हैं भाग नंबर 3 की तरफ, पीक परफॉर्मेंस। अच्छा, पीक परफॉर्मेंस से क्लास क्या समझती है? ये हम बहुत यूज करते हैं ना कि एथलीट को ही शुड पीक एट और शी शुड पीक एट द राइट टाइम। क्या समझते हैं आप लोग पीक परफॉर्मेंस से? सर ऐसा टाइम, बेस्ट परफॉर्मेंस। सर ऐसा टाइम जिस टाइम पे वो बॉडी वाइज भी और अपने स्किल वाइज भी एक अपने टॉप पे हो सर। ओके, ग्रेट, ठीक है। स्किल वाइज एंड बॉडी वाइज अपने टॉप पे हो। कोई डिफर करता है इस आंसर से, या किसी का कोई और अंडरस्टैंडिंग है पीक परफॉर्मेंस की? अपने आप में yesterday that peak performance और performance मतलब प्लीज गो अपने आप में सुधार लाना और आगे और अच्छा स्कोर करना। प्रेजेंट तक का टॉप है सर, जो प्रेजेंट है उस तक का टॉप हो सकता है कल को और अच्छा हो जाए। ओके, ग्रेट।
सर जो उसकी जो फिजिकल, मेंटल और फिजियोलॉजिकल जो भी सारी चीजें हैं, उनका बेस्ट पॉसिबल कोऑर्डिनेशन होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर। ओके ग्रेट। सर उसका जो बनाया वो Individuals टाइम best शेड्यूल result. था, जो भी उसने टाइम शेड्यूल बनाया था और उसके अकॉर्डिंग उसने जो ट्रेनिंग करी थी, उस ट्रेनिंग को लास्ट मोमेंट तक आगे कंटिन्यू करना और उसी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना या ओके उससे प्लस जाना। ग्रेट। आई थिंक देयर वाज आल्सो पर्सनल बेस्ट स्कोर कौन सा? ओके ग्रेट। आई थिंक देयर वाज अ Hello. lady also Yes, answering. yes, Yes, please I'm ma'am. back. So, as I mentioned yesterday about setting goals, also when we were talking. So, when we were talking about plan A, B, so I mentioned that plan B could be your national also, as it is you who has to decide. So, for me, peak performance has two meanings. One, as mentioned by my fellow colleagues, that it could be best of your levels of what you are doing. It could be best of your mental ability. It could be best of your performance techniques and physical ability, but parallelly it could be best of your self actualization, that okay, are you satisfied with your performance, have you practiced that much? So Okay, for me it is both parallelly. great. Depends on how you're doing right now and what you will be performing 10 months later and what is your preparation. So your peak performance could be 10 months later also, based on your preparation in these 10 months. ग्रेट। पीक परफॉर्मेंस जो है इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। एंड मैंने इतने सारे लोगों से पूछा, सबने थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आंसर दिया। यही पीक परफॉर्मेंस है कि इट इज नॉट डिफाइंड। पीक परफॉर्मेंस इज इन योर माइंड, इट इज अ मेंटल थिंग, मोर ऑफ अ थियोरेटिकल थिंग और अ स्कोर थिंग। मैंने अगर आई एम प्रीटी श्योर और 10 लोगों से पूछता तो 10 कुछ ना कुछ अलग आंसर देते हैं मुझे। ये पीक परफॉर्मेंस है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है कि क्या है पीक परफॉर्मेंस। हर किसी के हिसाब से पीक परफॉर्मेंस अलग है। ओके, अब ये बोलने के बाद हम थ्योरी में देख लेते हैं कि थ्योरी कैसे पीक परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है। सबसे पहले तो बाकी कोर्सेज में भी जैसे पढ़ाया जाता है, तो इसलिए आई थॉट कि डिविएट नहीं करना इससे बहुत ज्यादा। बट व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, मैंने आपसे उस सवाल पूछ के कन्वे कर दिया कि हर किसी के पीक परफॉर्मेंस का मतलब अलग होगा। चलिए, पीक परफॉर्मेंस जो है, जैसे बताया काफी लोगों ने कि ये एक बॉडी की और परफॉर्मेंस की ऐसी इंटीग्रेशन है जहां पे आप टॉप पे होते हैं। तो इसको हम बहुत कम समय के लिए मेंटेन कर सकते हैं। मैं सबसे सिंपल एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड में भागने में देखूं 100 मीटर में, हमारा स्प्रिंट में उसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेंस कैटेगरी में। तो जो इन्होंने एक दिन 9.58 हासिल किया, अगर मैं इन्हें अगले दिन फिर भगाऊं तो ये अगले दिन उस टाइम को शायद नहीं फिर से हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे उस स्पोर्ट के हिसाब से एक दिन से ज्यादा भी। दैट इज वाई अपने पीक को हासिल करना, आपको हर बार एक पीक लाने के लिए एक रिकवरी और एक साइकिल अंडरगो करनी पड़ेगी। तो ये पहले पॉइंट का मतलब है कि इट कैनॉट बी मेंटेन्ड फॉर मोर देन 7 to 14 days। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पोर्ट। जैसे मैंने अभी स्प्रिंट की बात करी, तो एक दिन भी मुश्किल है, एक दिन से ज्यादा भी पीक में रहना अपना। जो एथलीट होता है वो विभिन्न साइकिल्स से अंडरगो करता है, लोडिंग, अनलोडिंग, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक टाइम पे आए। अगर हम गैस मॉडल की बात करें तो सीरियल नंबर 3 में जब हम ऊपर आए थे सुपर कॉम्पनसेशन फेज में, तो एज कोच हम लोगों को यह डिसाइड करना है कि जो रिकवरी है वो कितनी रिकवरी होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई एथलीट हो जिसको मैं अगर 2 दिन की रिकवरी कराऊं तो वो अपने सुपर कॉम्पनसेशन में चला जाएगा। किसी एथलीट को 5 दिन के रेस्ट की जरूरत पड़ेगी अपने सुपर कॉम्पनसेशन में जाने के लिए, और हो सकता है कि किसी को इससे ज्यादा भी टाइम लगे। दैट इज वाई एक कोच और एक एथलीट का जो रिलेशनशिप होता है
ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, वो दोनों, बिकॉज उनको पता है कि अगर दिसंबर में एनएससीसी है तो मैं 1 दिसंबर को मैच है तो मैं 15 नवंबर को ट्रैवल करना बंद कर दूंगा, अपने एथलीट के साथ वेन्यू पे पहुंच जाऊंगा, 5 दिन के लिए एक्लेमेटाइज करूंगा, उसके नेक्स्ट 5 डेज में सिर्फ होल्डिंग करूंगा, उसके नेक्स्ट 5 डेज में मैं 2 ट्रेनिंग मैच करूंगा, क्योंकि जो मेरा तीसरा मैच आता है उसमें मेरा स्कोर सबसे ज्यादा जाता है। तो दैट इज वाई वो जो मेरा तीसरा मैच होगा, जो ट्रेनिंग का तीसरा मैच होगा, दैट विल बी माई मैच ऑन 1 दिसंबर, जो मेरा एनएससीसी की डिटेल में मैच होगा, मेरे लिए वो तीसरा मैच होगा मेरा। नाउ दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड ये जो पीरियडाइजेशन का पूरा मुद्दा है, दिस इज टू अचीव पीक परफॉर्मेंस। तो यस, यही चीज हम लोगों को समझनी है, और अगर हम ये समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी कैपेबिलिटी 600 की है एंड 654 की भी है। ये तब आएगा जब हम लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तब हो सकती है ये चीज। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही माइक्रो साइकिल्स को अपने डिजाइन करना पड़ेगा, सोच समझ के। ऐसा नहीं होगा कि मैं फर्स्ट साइकिल ही जो डेवलप करूंगा मुझे उसमें हो सकता है सक्सेस मिल जाए, हो सकता है ना मिले, बट हर साइकिल के बाद मेरा एम होना चाहिए स्कोर इंप्रूव होना हो, बट जो मेरा रिकवरी सुपर कॉम्पनसेशन फेज है वो मैं एक एथलीट का समझ जाऊं कि कब आता है। हो सकता है कि सुपर कॉम्पनसेशन में कोई एथलीट को एक ले जाने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत पड़े। जब एथलीट रिकवरी कर रहा है हो सकता है उसे एक मोटिवेशनल लेक्चर देना पड़े, हो सकता है उसको उसकी सबसे फेवरेट पिक्चर दिखानी पड़े, हो सकता है उसको कि किसी ओलंपियन से जाके हाथ मिलवाना पड़े और शाबाशी दिलवानी पड़े। तो ये कैसे आएगा ये हमें समझना है। ओके सर, एक क्वेश्चन है, इफ यू लाइक टू एंटरटेन। हाँ प्लीज मैम पूछिए। सर, जैसे आपने बोला वी वर टॉकिंग अबाउट यूसेन बोल्ट एंड ऑल, तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड उन्होंने सेट कर दिया था एक पर्टिकुलर टाइम का कि इतने टाइम में मैं इतने किलोमीटर्स भाग रहा हूँ। ओके, बट आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे हम किसी भी एथलीट को रेडी करते हैं जब किसी एक दिन परफॉर्म करने के लिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ वो उस दिन ऑब्वियसली अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा। बट जैसे हम शूटिंग में बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली 5 प्लस और माइनस स्कोर लेके चलते हैं कि यार 5 ऊपर 5 नीचे हो सकता है, ये बहुत नॉर्मल है जी। तो अंडर प्रेशर भी कई लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो मान लीजिए एक रिकॉर्ड सेट हो गया, बट वो एथलीट उससे पीछे उससे बहुत अच्छा शायद ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, शायद 10 मार्क्स का मतलब 10 स्कोर का डिफरेंस आ गया है, तो पीक परफॉर्मेंस में उसको कंसिडर करूंगी जो उसने स्कोर मारा है या फिर उसको जो वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है? मैम, द इंटायर पर्पस इज टू पीक, बट ऑल्सो पीक एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस। अगर एथलीट में कैपेबिलिटी है टीम इंडिया में सिलेक्ट होने की, मैं अपना अगर एएमयू की बात करूं तो वो एएमयू में तो वो स्कोर मार के टीम इंडिया में नहीं पहुंचेगा, बट यही अगर वो सिलेक्शन ट्रायल में डॉक्टर करनी सिंह में या भोपाल में मारता है तो मैम तब दैट इज द टाइम व्हेन हिज पीक एक्चुअली मैटर्स। तो ये चीज है, पीक शुड ऑल्सो कम एट द राइट टाइम मैम। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। तो जो हमने अभी पीक परफॉर्मेंस की बात करी, एक ग्राफ के हेल्प से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो सबसे बॉटम में जनरल प्रिपरेशन, स्पेसिफिक प्रिपरेशन, कंपटीशन जिसको पीकिंग फेज भी बोला गया है, एंड ट्रांजिशन पीरियड या जिसको रिकवरी कह सकते हैं, हमारी वॉल्यूम और इंटेंसिटी 2 चीजें होती हैं। एक एथलीट हमारा स्टार्टिंग में हम उसको ज्यादा कॉन्सेप्ट्स सिखाएंगे, 6-7 चीजों के पे वर्क करवाएंगे, टेक्निक्स पे, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा है। पर हर तरीके में गहराई में जितने ज्यादा आप कॉन्सेप्ट्स उसको कराएंगे उतने हर फील्ड में आप कम गहराई में घुस सकेंगे, इसलिए आपकी उस फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। जैसे जैसे आप और स्पेशलाइजेशन की तरफ या स्पेसिफिक प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ओके, एथलीट की ट्रिगरिंग बहुत अच्छी है, अब इसको ट्रिगरिंग की माइक्रो साइकिल को खत्म करो। ट्रिगरिंग की खत्म हो गई, ब्रीदिंग भी इसकी अच्छी है, ब्रीदिंग को भी निकाल दो, बच गई 5-6 चीजें। तो सिर्फ उन 5-6 चीजें पे करेंगे तो धीरे धीरे उन 5-6 चीजों पे, अगर आपको पहले काम करने का
1 घंटा मिल रहा था तो अब 1.5 घंटा मिलेगा आप लोगों को, तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। एंड इस फेज के अंदर आपका एक टाइम आएगा जहां आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे, या फिर आपके दोनों वॉल्यूम और इंटेंसिटी एक ही जगह आ जाएंगे। इसके बाद आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपने अब क्या करना है, धीरे धीरे आपका फोकस जाएगा मैच की तरफ, पीक करने की तरफ। तो आप टेक्निक पे, मतलब 1 या 2 टेक्निक पे तो आप काम करेंगे, पर सारी टेक्निक्स पे काम करना कम कर देंगे, और जो एथलीट स्पेसिफिक टेक्निक है उस पे आप काम ज्यादा करेंगे। तो दैट इज वाई आप अपने कंपटीशन फेज में आके पीक कर पाएंगे, जो कि ये ट्राइंगल से आपको दिखाया है। एंड देन फाइनली ट्रांजिशन या फिर रिकवरी पीरियड आपका आ जाएगा। कंपटीशन खत्म होता है, देन यू नीड अ रिकवरी, एक ब्रेक चाहिए। अगर हर दिन आप उतना एक्सर्ट करेंगे तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू दैट स्ट्रेस, एंड आप मैल अडेप्टेशन की तरफ चले जाएंगे। नाउ लेट्स कम ऑन टू पार्ट नंबर 4, फिटनेस फटीग पैराडिम। फिटनेस फटीग पैराडिम जो है, सिंपल से हमारे 2 वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है कि फिटनेस और फटीग, इनका आपस में क्या रिश्ता है। अगर आप कुछ भी काम करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे तो 2 चीजें आपको गारंटी मिलेंगी, एक फिटनेस, या फिर फिटनेस इन द सेंस जो भी आपको उस काम करने से कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, और एक चीज मिलेगी आपको फटीग, या थकान महसूस होगी। अगर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं दिन में 20 घंटे बैठ के पढ़ाई करता हूं, तो मुझे वो जो फटीग है वो मेंटल तौर पे मिलेगा। और अगर मैं बॉडी बिल्डर हूं तो मुझे वो फटीग, बॉडी के मसल्स जो हैं वो थोड़े मेरे थक जाएंगे, टिश्यूज ब्रेक होंगे, उसके फॉर्म में मिलेगा। फिटनेस मेरी बढ़ेगी, मेरे मसल साइज बढ़ेगा कुछ टाइम बाद, या मैं आईएएस कर रहा हूं तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये 2 चीज हैं, फिटनेस एंड फटीग, इन विच एवर फॉर्म, ये आपको जरूर मिलेगा। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका फिटनेस लेवल हमेशा बढ़ेगा, या जो पॉजिटिव्स हैं वो आपके हमेशा बढ़ेंगे। आप पहले से ज्यादा अच्छे, अगर बॉडी बिल्डिंग है तो ज्यादा अच्छे शेप में आएंगे, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। लेकिन जो फटीग है ऑन दी अदर हैंड, जो नेगेटिव है, वो कम होता है हमेशा। आपकी बॉडी अब इतना यूज्ड टू हो चुकी है कि आप 20 घंटे दिन में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप डंबल के इतने सेट उठा सकते हो, आपकी बॉडी अब यूज्ड टू हो गई है। तो अच्छी चीजें हमेशा बढ़ती हैं और नेगेटिव चीजें हमेशा कम होती हैं। यही जो है हमारा फिटनेस फटीग पैराडिम है। अब हम लोगों को रियलिटी में क्या होता है, बहुत सारे आपके फिटनेस जो हैं या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स एक साथ चल रहे होते हैं। आपको पॉजिटिव्स आपके ज्यादा हैवी हैं या नेगेटिव्स आपके ज्यादा हैवी हैं, से आप जो साइड ज्यादा आपकी हैवी होगी या डोमिनेंट होगी, आप उस साइड की तरफ लीन करेंगे। अगर हम देखते हैं, देखिए ये जो ग्राफ है, फिटनेस, आपने कोई काम करा, स्टार्टिंग में स्ट्रेस होगा, आपका फिटनेस नीचे आना शुरू होगा, और आप ज्यादा फटीग मिलेगा तो फटीग स्टार्टिंग में ऊपर आना स्टार्ट होगा आपका। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका फटीग जो है कम होके नीचे भी जाने लगेगा, लेकिन जो आपका फिटनेस है उसकी कम होने की जो रेट है वो कम हो जाएगी फटीग से। एंड यही वो स्टेट है जो हमें बेस लाइन से ऊपर रखता है। तो हमें इन शॉर्ट पॉजिटिव्स को ज्यादा डोमिनेंट रखना है और नेगेटिव्स को इंफीरियर रखना है। सॉरी, यही हमारा फिटनेस फटीग पैराडिम है। फिटनेस फटीग पैराडिम, अब मैं इसमें इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा वरना वो बीपेट की क्लास हो जाएगी। सिर्फ इतना समझना है आपने, पॉजिटिव्स को डोमिनेंट रखिए और जो नेगेटिव्स हैं उसको इंफीरियर रखिए। इतना अगर आप लोगों को क्लियर है, इसमें और 12 करने की जरूरत नहीं है इस कॉन्सेप्ट में।
क्लियर है ये कॉन्सेप्ट क्लास को? जी सर। अगेन एक बार समझा दीजिए। ओके मैम, देखिए शॉर्ट में ना दो चीजें होती हैं जो आपको कोई भी काम या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी पीरियडाइजेशन करने से मिलेंगी। एक फिटनेस और दूसरा फटीग या थकावट। फिटनेस आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा बढ़ेगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। सॉरी। और जो फटीग है आपका, स्टार्टिंग में तो आपको ज्यादा महसूस होगा पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कम महसूस होने लगेगा। तो जो आपकी फिटनेस पैरामीटर है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा और जो फटीग का पैरामीटर है वो नीचे चला जाएगा। एंड दिस इज दैट स्टेट जब एथलीट को अपने पे भरोसा हो जाता है कि देखो मैंने कोई काम करा, मेहनत करी और मेरी परफॉर्मेंस ऊपर आ गई है। नीचे नहीं जाएगी वो परफॉर्मेंस, ऊपर ही आएगी, भले ही मार्जिनल हो। तो ये है मैम, बस इतना समझने की जरूरत है इस कॉन्सेप्ट में। ओके सर। सर जी सर, यहाँ पे आपने फटीक के बारे में बताया, फटीक बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। सर अगर फटीक उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी उसकी बॉडी की, अगर उससे ज्यादा फटीक बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी या गिरेगी? देखिए, मैंने ये बोला कि फटीक स्टार्टिंग में बढ़ेगी। आपको स्टार्टिंग में कोई काम करोगे आपको ज्यादा थकावट महसूस होगी, लेकिन आप एक काम, वही काम 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी उस फटीग को रेजिस्ट करने लगेगी और इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। और अब आप कोई काम करेंगे तो आपको कम थकावट होगी। ये है फटीग का मतलब। सर लेकिन सर अगर उसका बॉडी अडॉप्टेशन नहीं कर पा रहा है उस फटीग को, जितना हम फटीग उसमें मतलब जितना हम लोड उस पर दे रहे हैं जी, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी या इस तरह की या डाउन होगी? क्योंकि मान लीजिए उसकी बॉडी उस लोड को क्या झेल नहीं पा रही है, ज्यादा हम लोड दे रहे हैं उसको, ऑप्टिमम लोड जिसकी जितनी बॉडी उसकी लोड ले सकती है उससे ज्यादा लोड दे रहे हैं हम उसको जी। तो यहाँ परफॉर्मेंस बढ़ेगी या गिरेगी सर? ओके ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो इसमें जाहिर सी बात है, अगर बॉडी फटीग नहीं कोप कर पा रही है तो परफॉर्मेंस गिरेगी। और अब सीरियल नंबर 4 की जो ग्राफ मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, अब सीरियल नंबर 4 की तरफ चले जाएंगे और इसको हम मैल एडेप्टेशन बोलते हैं। यहीं पे एज अ कोच हमारा काम है कि फटीग जो है, अगर अगेन उदाहरण के तौर पे आप एथलीट को 2 किलोमीटर भगा रहे हो दिन में, उसकी परफॉर्मेंस नहीं, तो आप उसको 1 किलोमीटर भगाना शुरू कर दो, फटीग कम कर दो। आप फटीग कम कर दोगे, जब बॉडी 1 किलोमीटर भागने लायक हो जाएगी रोज, फिर धीरे उसको 1.5 करिए, फिर धीरे 2 करिए, और आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अब बॉडी 2 के लिए भी यूज टू हो गई है। तो फटीग मैनेज करना है सर। तो यहाँ पे हम फटीग को कम करेंगे कि या उसको रिकवरी टाइम ज्यादा देंगे? आप स्टार्टिंग में फटीग दीजिए एथलीट को, एथलीट की बॉडी को फटीग कम करने दीजिए। अगर एथलीट कर पाता है तो एथलीट अपने आप सुपर कॉम्पनसेशन में चला जाएगा, लेकिन अगर एथलीट नहीं कर पा रहा है, सुपर कॉम्पनसेशन में नहीं पहुंच पा रहा है एंड परफॉर्मेंस ग्राफ डाउन जा रहा है, तो आप फटीग कम करिए। सर पहले सुपर कॉम्पनसेशन आएगा कि कंपनसेशन आएगा? आपने बीपेड किया है? नहीं सर। चलिए ग्रेट, ओके। देखिए, सुपर कॉम्पनसेशन या कॉम्पनसेशन जो है एक ही चीज है। जब कॉम्पनसेशन के आप पीक पे पहुंच जाओगे तो आप उसको सुपर कॉम्पनसेशन बोल देंगे। बेस लाइन से आप ऊपर चले जाएंगे, ओके, मैं सुपर कॉम्पनसेशन नहीं वर्ड यूज करूंगा, आप अपने बेस लाइन से ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है सबको? जी सर, मैं सर थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसमें। सर जो कह रहे हैं ना, ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा ये मतलब लोड दे देंगे, तो सर ये कोच का काम यही कि हम गोल सेटिंग जब कर रहे हैं, गोल सेटिंग का वो है सर इशू, कि हम जो गोल सेट कर रहे हैं अपने एथलीट के लिए, वो हमारा इतना जेन्युइन होना चाहिए कि वो उसके ऊपर ओवरलोडिंग ना हो। बिल्कुल, ओवर ट्रेनिंग, ओवरलोडिंग, मैल एडेप्टेशन, वो सब एथलीट नहीं करे। इसलिए मैंने आपको इन शॉर्ट फिटनेस और फटीग का क्या रिश्ता है वो समझा दिया है। सर अगर इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा आगे लेकर जाएं तो परफॉर्मेंस का डायग्राम ऊपर की तरफ जाएगा धीरे धीरे करके, फटीग का स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा? अगर आगे हम लोग थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करें इसको। चलिए, बहुत बढ़िया आपने ये सवाल करा। मैं आपसे ना एक सवाल मैं करता हूं आपसे। देखिए, एक बार स्टार्टिंग में एक स्ट्रेस आया, मैंने बोला था कि अगर मैंने शूटिंग स्टार्ट करी और मैंने 500 मारा है, आप मेरे कोच हैं, आपने मुझे 2-3 चीजें सिखाई, मैं 550 पे पहुंच गया,
अब 550 पे आने के बाद आपको मेरे को और स्ट्रेस देना पड़ेगा, तो जब आप नए तरीके का स्ट्रेस देंगे तो मेरा फटीक फिर से बढ़ेगा, तो फटीक का ग्राफ ऊपर जाएगा। तो सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे ना एक तरीके से, परफॉर्मेंस जैसे जैसे बढ़ेगा फटीक लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग उसी लेवल पे बढ़ेगा। बिल्कुल, फटीक बढ़ेगा, फिर बॉडी कोप अप कर लेगी उस फटीक से, और फिर से फटीक का ग्राफ नीचे जाएगा, एंड फिर ओके जी वैसे चलता रहेगा। फिर वो दोनों मीट करेंगी, फिर वो क्रॉस जाएंगी एक तरीके यस से। बिल्कुल। तो वो जो जिगजैग की हमने बात करी थी ना अभी गैस मॉडल में, ये भी उसकी तरह होता रहेगा। ओके ग्रेट। क्योंकि अब हम भाग 4 के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम पूरा जो सारांश है 2 दिन का जो हमने करा है, ये आखिरी 2 भागों में बात करेंगे। पीरियडाइजेशन के 3 फेजेस होते हैं मोटे मोटे, जो कि मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल और माइक्रो साइकिल। बुकिश लैंग्वेज की टर्म से जाएंगे, या जनरली जो लोग समझते हैं मैक्रो से, जो आपका पूरा एनुअल ट्रेनिंग प्लान, एनुअल ट्रेनिंग साइकिल, एटीसी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, विल बी योर मैक्रो साइकिल। उस मैक्रो साइकिल के अंदर आपकी मीजो साइकिल्स आएंगी। ये मीजो साइकिल ज्यादातर 4 होती हैं, और हर साइकिल ऑलमोस्ट पहली 2 साइकिल अगर आप 4 महीने 3 महीने मान लीजिए, बैलेंस जो टाइम है वो बाकी 2 साइकिल्स कवर करेंगे। और ये प्रिपरेटरी, एंड्योरेंस, कंपटीशन, रिकवरी के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। आखिर में मीजो साइकिल के अंदर, फॉर एग्जांपल प्रिपरेटरी मीजो साइकिल के अंदर एक हफ्ते की आपकी माइक्रो साइकिल्स हो सकती हैं, और ये माइक्रो साइकिल्स आपकी होंगी जैसे आपको शूटर की ब्रीदिंग पे काम करना है, ट्रिगरिंग पे काम करना है, एमिंग पे काम करना है, होल्डिंग पे काम करना है, पोजीशन, स्टांस एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स पे काम करना है, तो ये आपकी माइक्रो साइकिल्स हो जाएंगी। टू ब्रेक कन्वेंशन, मैंने कल जीतू राय साहब का एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे उनका मैक्रो साइकिल बनाना है तो मैं 1 साल का नहीं 4 साल का बनाऊंगा। तो मैक्रो साइकिल आप अपने एथलीट के लिए अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आपका कोई नया एथलीट आता है, आपको उसमें पोटेंशियल दिखता है, तो आप उसकी 4 या 8 साल की मैक्रो साइकिल बनाइए कि ओके अभी 2020 है, 2028 में मैं ओलंपिक्स खिलवाऊंगा। तो ये मैक्रो साइकिल हो सकती है आपकी पूरी। तो बुकिश लैंग्वेज से बाउंड नहीं होना है। मैक्रो साइकिल है जो आपका सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है। अगर 1 साल का है तो वो आपका मैक्रो हो गया। उसके अंदर हमारी मीजो साइकिल्स आएंगी, जो कि वो पूरे मीजो साइकिल्स मिला के 1 साल होंगी पूरी, एंड माइक्रो साइकिल्स मीजो साइकिल्स के अंदर होंगी, एंड ये भी पूरी मिला के 1 साल होंगी। तो ये मैक्रो, मीजो और माइक्रो से किसी भी स्टूडेंट का कोई शक या सवाल? सर ये आपने माइक्रो साइकिल बताया, सर ये वीकली प्रोग्राम है सर? डेली प्रोग्राम भी कुछ होता है क्या सर? आप इसको डेली बोल सकते हैं, आप इसको वीकली बोल सकते हैं, बट इट डिपेंड्स आप इसको कैसे डिजाइन करते हैं। जैसे आप डिजाइन करेंगे वैसे बन जाएगा। माइक्रो उसको बोल देंगे हम लोग। सर जैसे 1 ईयर के लिए आपने माइक्रो साइकिल बताया, उसके बाद आया ओके ठीक है मीजो साइकिल जो हम मंथली बोल सकते हैं, या फिर उसके बाद माइक्रो साइकिल जिसको वीकली बोलते हैं। और डेली साइकिल में सर अगर डेली साइकिल प्लान करनी हो तो उसको क्या नाम देंगे सर? आप मिनी माइक्रो बोल दीजिए, मिनी माइक्रो बोल दीजिए। अच्छा आपका पूरा नाम क्या है सर? सर राजेश। तो आप उसको राजेश साइकिल बोलिए। आज आपने एक नया कॉन्सेप्ट डिजाइन करा, आप उसको राजेश साइकिल बोलिए। कल को आपका स्टूडेंट जब ओलंपिक्स जीत के आएगा तो हम सब बोलेंगे कि राजेश साइकिल, माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल, मैक्रो साइकिल। आप डिजाइन करिए, किसने मना किया? आपका स्टूडेंट है। चलिए, मेरे ख्याल से आपका शायद अब शक दूर हो गया है माइक्रो, मीजो, मैक्रो के जरिए। सर आपने 2 दिन की क्लास में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी है सर, बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया सर। परफेक्ट। चलिए सर एक क्वेश्चन जी मैम, मेरे पास 5 मिनट्स हैं। मेरा ना एक छोटा सा पार्ट और बचा है,
Okay. मैं उसको कवर कर लेता हूं, फिर हम एक बार क्वेश्चंस करेंगे। Done. थैंक यू मैम। मेरा जो लास्ट पार्ट है, अब हमने पीरियडाइजेशन सीखा। पीरियडाइजेशन कितने प्रकार का होता है? आपसे कोई पूछेगा कि आपने पीरियडाइजेशन की क्लास तो सीख ली, पर पीरियडाइजेशन क्या एक ही होता है या अलग अलग तरीके के होते हैं? देखिए, पीरियडाइजेशन भी ना लीनियर हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, कॉन्जुगेट हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक जल्दी से एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक कोई वेट लिफ्टर है एंड वो अपनी बाइसेप्स बना रहा है, तो पहले दिन वो जब जिम जाएगा, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो वो अपने रिपीटेशंस या फिर जिसको बोलते हैं ना कि काउंटिंग देते हैं 1 2 3 4 5, वो रेप्स ज्यादा करेगा और वेट कम केजी का उठाएगा या उठाएगी। एंड जैसे जैसे महीने बढ़ते जाएंगे तो वो वेट 1 केजी की जगह अब 10 केजी उठाने लगेगा, पर रेप्स अगर वो पहले 15 करता था तो अब रेप्स वो 6 या 7 पे आ जाएगा। इसको हम लीनियर पीरियडाइजेशन बोलते हैं। ये जो भी नॉर्मल आप लोग समझते हैं ना कि स्टार्टिंग में जिम जाओ, वेट कम उठाओ, रेप्स ज्यादा करो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेट ज्यादा उठाना केजी का और रेप्स कम कर देना, इसको लीनियर पीरियडाइजेशन बोलते हैं। वॉल्यूम को कम करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या रेप्स को कम करना एंड इंटेंसिटी बढ़ाना। लीनियर पीरियडाइजेशन क्लियर है? ओके, यस सर, एक बार और बता दो सर दोबारा। ओके, सिंपल सी बात है। आपने स्टार्टिंग में काम ज्यादा बार करना है पर उसकी इंटेंसिटी कम करनी है। आपने 5 केजी के रेप्स करने हैं 20, और कुछ महीने तक आपने इसको करना है, आपने 10 केजी के फिर 10 रेप्स कर देने हैं। तो अपने वॉल्यूम जो है कम करना है एंड इंटेंसिटी बढ़ानी है, इसको लीनियर पीरियडाइजेशन बोलते हैं। अभी चलते हैं हम लोग नॉन लीनियर पीरियडाइजेशन की तरफ। देखिए, ये जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब ऐसे इवेंट्स होते हैं जो साल में बाउंड्स में चलते हैं। एक साल के अंदर काफी सारे इवेंट्स होते हैं। उस जैसे शूटिंग है, एक साल में 4 वर्ल्ड कप होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हर के लिए अपनी अगर मैं पीरियडाइजेशन अपनी वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलवा रहा हूं, तो मेरा क्या होगा, पहले छोटे छोटे साइकिल्स में चलता रहेगा। पहले मेरा वॉल्यूम कम होएगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा, फिर मेरा रिवर्स हो जाएगा। मतलब मैं इंटेंसिटी और वॉल्यूम ऐसे अपने चेंज करूंगा कि मेरी बॉडी को आदत नहीं लगे। अगर मैं अपनी बॉडी को हर दिन एक ही काम करवाऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा मेरी बॉडी उस काम के इतने अधीन हो जाएगी कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी ने काम किया है कि नहीं किया है। तो किसी लोगों की बॉडी जो होती है वो ऐसे काम करती है कि वॉल्यूम और इंटेंसिटी का पता मत लगने दो, बॉडी को कंफ्यूज रखो, एक रिदम मत बनने दो, ताकि जो भी मैं काम करूं ऐसा लगे कि नया काम कर रहा हूं और हर टाइम बॉडी को स्ट्रेस मिल रहा है और हर टाइम रिकवरी हो रही है। तो ये नॉन लीनियर पीरियडाइजेशन होता है। ओके, रिवर्स पीरियडाइजेशन। देखिए, रिवर्स पीरियडाइजेशन में क्या होता है, ये ऑपोजिट है लीनियर पीरियडाइजेशन का। जैसे आपका अगर पहले वॉल्यूम कम हो रहा है और इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इसमें आपकी पहले वॉल्यूम बढ़ेगा और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये मोर प्रोनाउंस्ड है एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के लिए। जैसे कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में जाना है या फिर आपको मतलब मैराथन भागनी है, तब ये काम आता है। अब इसमें और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरीके के पीरियडाइजेशंस होते हैं, जिस एथलीट को जो सूट करता है उसके हिसाब से वैसे बनाना है अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल। यहां मेरी क्लास जो है समाप्त हुई है। अब आपके कोई भी शक या सवाल है तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम, 2 मिनट है, आप प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। Yes, so my question was that हम as a coach तो goal set करते हैं for athletes, like we were talking about mesocycles and microcycles, but is it very easy to convince the athlete कि मैं तुम्हारा
तुम्हारे लिए 4 साल का एक साइकिल बना रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हें ओलंपिक खेलते देखना चाहता हूँ, क्या पता उसे तुम पे फिर डाउट हो। ऑब्वियसली आप कन्विंस करते हो, आप उनके मेंटली उतना उनके साथ, मतलब बहुत अजीब वर्ड है कहना कि आप मेंटली उनके साथ खेलते हो, क्योंकि वो जरूरी है आपको उन्हें समझा पाना कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ। बट इज इट वेरी इजी टू सेट, इज इट दैट रियलिस्टिक गोल टू सेट फॉर 4 years? नाउ यू नो मैम, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि एथलीट का इंटेलेक्ट क्या है। अब मैं आपसे एक फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप मान लीजिए आप एक ना बहुत आपके पास बड़ी कंपनी है और आप किसी एथलीट को स्पॉन्सरशिप के लिए ढूंढ रही हैं, किसी स्टूडेंट को फंड के लिए ढूंढ रही हैं। मैं 10th में क्या होता हूँ, अपने 70% लेके आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 12वीं के लिए मुझे आप स्पॉन्सर कर दो। तो आप बोलोगे क्यों, ऐसे बंदे को क्यों स्पॉन्सर करूं, जिसके 90% 10th में आए थे उसको करूंगा। लेकिन अब क्या होता है, मैं 10th के बाद 12th में जाता हूं, 95% ले आता हूं, तो अब आपको मेरे पे भरोसा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने परफॉर्म किया है। तो जिस दिन एथलीट स्टार्टिंग में तो डाउट होगा, बट जब उसको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे ना मैम, जो उसकी पहली रिकवरी होगी और उसका पहला सुपर कॉम्पनसेशन आएगा, उसको तब आप पे भरोसा होना शुरू हो जाएगा। तो यस, स्टार्टिंग में डाउट होना बिल्कुल अनिवार्य है मैम, बिल्कुल। जी, कैन आई ऐड वन मोर थिंग सर? प्लीज प्लीज। इन दिस कंडीशन सर, एक्चुअली क्या होता है कि ये रिलेशन बिटवीन कोच एंड स्टूडेंट जो एक चीज होती है, उसको स्टैब्लिश होने में बहुत टाइम लगता है। तो हम उसे डे मतलब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर 4th ईयर में काउंट नहीं कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम। बच्चा ऑटोमेटिकली जब उस लेवल पे आता है तब भी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बच्चा बड़ा होता है, उसका मेंटल चेंज होता है, वो अपने परफॉर्मेंस देखता है, कंपैरिजन देखता है, क्योंकि बच्चे के अंदर वही चीज शुरू से डेवलप कर दी जाए कि सामने वाले का परफॉर्मेंस मत देखो, उसका रिजल्ट मत देखो, उसकी मेहनत देखो। अगर वो बच्चा उस चीज को अगर आपके साथ में ऑप्ट कर लेता है तो वो फिर आपके अकॉर्डिंग चलता रहेगा आगे तक। अदरवाइज उसके साथ में ये संघर्ष बना ही रहेगा। वो हर बार हर मैच में यही देखेगा कि उसका मैच अच्छा हुआ, मेरा नहीं हुआ, और वो फिर आपके ऊपर डाउट करता है। तो डे 1 से उसकी सिखलाई ऐसी रखनी है कि उसे पता ही नहीं होना चाहिए कि दिन दुनिया में क्या हो रहा है। अगर वो कंपटीशन या रिजल्ट के ऊपर काम कर रहा है तो उसको उसके रिजल्ट के पीछे की मेहनत भी बतानी पड़ेगी कि वो इतनी मेहनत करता है, क्या आप करते हो, तब वो शायद एक अच्छा बाउंडेशन बनता है सर, और वो लॉन्ग टर्म चलता है। बिल्कुल सर। शूटिंग में है ना खुद के साथ कंपटीशन होता है सर, मैं तो ये मानता हूँ उसके भी अपनी जो इम्प्रूव करनी है। चलिए तो मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें, क्योंकि आपने बोला कि आप अपने स्टूडेंट को रेस्ट्रिक्ट ही नहीं कर सकते ना, बिकॉज दीज डेज आप जिस टाइम की बात कर रहे हो वो शायद बहुत पहले हो सकता है ना, सोशल मीडिया है ना कुछ और है ना, उसका और बच्चों से एक्सेस। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग व्हेन आई वाज इन 10th ग्रेड तक, तब हमारे कोच जो हमको बताते थे, हमको वो पता होता था कि हाँ इतना नेशनल वहां खेलने जाना, उसके बाद कुछ पता ही नहीं था और कंपटीशन होता भी है नहीं होता। उन्होंने कोई ओपन खिला दिया तो सॉरी टू इंटरप्ट, बट आज का जो टाइम है मैम, गूगल बेस्ड दुनिया है। बच्चा किसी भी गेम को ऑप्ट करने से पहले उसके पेरेंट्स और बच्चा जो है सबसे पहले गूगल से ही या सोशल मीडिया से इंटरेक्ट होते हैं। यही मैं बोल रही हूँ, उसी से इंटरेक्ट होके मैम कि बच्चा आप बाउंड ही नहीं कर सकते ना किसी प्लेयर को। चलिए परफेक्ट, आप सब जो है बिल्कुल आप सबकी अपने अपने जो ओपिनियंस है सही है। आई विल जस्ट सम इट अप बाय सेइंग कि जब परफॉर्मेंस दिखनी शुरू हो जाएगी ना, तो जिसको आप पे भरोसा नहीं था या अपने आप पे भरोसा नहीं था, भरोसा होना शुरू हो जाएगा। परफॉर्मेंस इज द बेस्ट इंडिकेटर, एंड जिस दिन परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे सारी दुनिया को भरोसा हो जाएगा आप पे। सर बोलते चमत्कार को नमस्कार। चलिए बिल्कुल सर, जो आपने एग्जांपल दिया था 4 इयर्स का, जो आपने साइकिल का एग्जांपल दिया था ना, अगर आप, मुझे लगता है कि वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। Thank you so much all of you. Major Kapoor, it was an excellent and wonderful show. Really, it was a fantastic lesson you have taken today. Thank you, ma'am. Thank you. You know, ma'am, the only thing which I fear about is, you know, शगुन मैम जो है उन्हें अप्रूव करना चाहिए लेक्चर, बाकी कोई करे नहीं करे चलता है, because I am your student only, मैम। आपने प्लेटफॉर्म, you know, you gave me this opportunity. Today really I impressed really, Major Kapoor. It was a fantastic. The way you have given all the clearance to them is very informative. There is a one छोटी request to you. If you can spare some time in the evening for half an hour for their discussion class, मैम, if it is possible for you. आप हुकुम करिए मैम, कितने बजे मैम? Okay, then 4 o'clock. I think more students need to have time with you. So I tell them कि yes, you will be there in 4 o'clock today. Roger, ma'am. Right, ma'am. Thanks. God bless you. Thanks. I really impressed. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
मैम मैं एक कहीं ना रिक्वेस्ट है कहीं थैंक यू सर थैंक यू मैम मैम मेरा एक रिक्वेस्ट है थैंक यू मैम।